हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्यानी हरपाल और ये हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्यानी हरपाल और ये हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर, रेलवे ट्रैक, कोनिंग ऑफ व्हील एंड कैंटिंग ऑफ रेल। इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, रेलवे ट्रैक, कोनिंग ऑफ व्हील एंड काउंटिंग ऑफ रेल। फर्स्टली मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर पे काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस कर चुका है, बट फिर से उस चीज़ को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेलवे इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल fitted on sleeper resting on ballast and subgrade। मीन्स जो रेलवे ट्रैक होता है वो पूरा कॉम्बिनेशन होता है रेल जो कि फिटेड होता है स्लीपर के ऊपर, और जो स्लीपर होता है वो रेस्ट किया होता है बसाल्ट और उसके सबग्रेड पर। ये कहलाता है, इसका पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है रेलवे ट्रैक। फॉर मोर डिटेल आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर इसके बारे में डायग्राम के साथ देख सकते हैं। Second point is essential function of railway track is to support and guide the vehicle that run over it। जो essential function होता है रेलवे ट्रैक का वो सपोर्ट करता है और गाइड करता है व्हीकल्स को जो उसके ऊपर पे रन कर रही है। The conventional railway track consists of two rails located at fixed distance apart। The pressure exerted over by the rail is in turn transmitted to the formation with the help of sleepers and ballast। It means जो कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक में दो रेल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से थोड़े फिक्स्ड एक डिस्टेंस में लोकेट की रहती है। इनका जो काम होता है, जो भी व्हीकल्स या रेल्स उसके ऊपर पे चल रही होती है, ट्रेन्स चल रही होती है, उसका जो लोड होता है वो रेल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है उसके स्लीपर से, और स्लीपर से ट्रांसमिट किया जाता है बलास्ट पे एंड सब ग्रेड पे। रेलवे ट्रैक इज़ ऑल्सो नोन एज परमानेंट वे। हम रेलवे ट्रैक को परमानेंट वे से भी के नाम से भी जानते हैं। The name permanent way is given to distinguish the final layout of the track for temporary track। Temporary tracks are laid for convenience of earth and material during construction work। जब कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है तो जो मटेरियल और जो अर्थ वर्क लेट बिछाया जाता है उसे हम टेम्पररी ट्रैक कहते हैं, और उसके ऊपर जब बलास्ट एंड स्लीपर्स और उसके ऊपर रेल फिक्स्ड हो जाती है उसे हम परमानेंट वे कहते हैं। आगे हम इसे डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। इन अ परमानेंट वे रेल्स आर जॉइंड इन सीरीज by fish plate and bolts and then they are fixed to sleeper by different types of fastenings। परमानेंट वे में रेल्स को जॉइंट किया जाता है इन सीरीज, और दो रेल्स को जॉइंट करने के लिए आपको फिश प्लेट, बोल्ट्स और बोल्ट्स की ज़रूरत होती है, और उस रेल को स्लीपर से फिक्स करने के लिए फास्टनिंग्स की ज़रूरत होती है। एक क्रॉस सेक्शन है जिस पे आप देख सकते हैं ऊपर पे दो रेल फिक्स है, उस रेल को स्लीपर से फिक्स किया गया है, स्लीपर को बलास्ट के ऊपर रेस्ट कराया गया है, बलास्ट के नीचे एक ब्लैंकेट डली हुई है जिसको हम ऑप्शनल भी बोल सकते हैं, उसको डालना नहीं डालना उतना ज़रूरी नहीं होता है, और ब्लैंकेट के नीचे पे एक सब ग्रेड होता है, कोई भी डेंस सॉइल की सब ग्रेड डली हुई होती है, और उसके नीचे होता है आपका सब सॉइल या फिर नेचुरल ग्राउंड जिसके ऊपर आप अपने टेम्पररी और परमानेंट वे को फिक्स करके रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे और स्लीपर ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ट्रैक या फिर स्ट्रक्चर, और रेल, स्लीपर और बलास्ट के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं परमानेंट वे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं
कि जो ब्लैंकेट होता है और सब ग्रेड होता है, इनके कॉम्बिनेशन को हम फॉर्मेशन बोलते हैं। और बलास्ट, ब्लैंकेट और सब ग्रेड तीनों को जब मिलाया जाए तो उसे हम ट्रैक का फाउंडेशन कहते हैं। सॉरी, मैंने अब इसके पहले परमानेंट वे में बलास्ट को भी इंक्लूड कर लिया था। ये आप नोटिस करेंगे कि रेल और स्लीपर, सिर्फ इन दोनों को हम परमानेंट वे बोलते हैं और बलास्ट, ब्लैंकेट और सब ग्रेड को हम ट्रैक फाउंडेशन बोलते हैं। Sleepers properly spaced resting on the ballast are suitably packed and fixed with ballast। आप देख सकते हैं कि जो स्लीपर होती है वो प्रॉपरली स्पेस्ड में प्रॉपरली उसको स्पेस दे करके रेस्ट कराया जाता है बलास्ट के ऊपर पे, और जो कि प्रॉपरली पैक्ड या फिर उसको जो भी गैप्स होंगे उसको फिक्स किया जाता है बलास्ट से। This layer of ballast rests on the prepared subgrade called formation। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बलास्ट होता है, ये जो बलास्ट होता है, ये बलास्ट रेस्ट किया गया है सबग्रेड में, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैंकेट और सबग्रेड। इसके ऊपर पे क्या रेस्ट किया गया है? बलास्ट का लेयर रेस्ट किया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडल परमानेंट वे। यदि हम एक आइडल परमानेंट वे लोकेट कराते हैं या चूज़ करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी होनी चाहिए? द गेज शुड बी यूनिफॉर्म एंड करेक्ट। जो गेज, इसके पहले वाले लेक्चर में क्लियरली मैंने आपको बताया है कि गेज क्या होता है। जो इनर फेस होता है रेल का, उनके डिस्टेंस को हम गेज कहते हैं। वो 3 तरीके की होती है, इसको आगे और हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज गेज शुड बी यूनिफॉर्म और करेक्ट होनी चाहिए। बोथ द रेल शुड बी एट सेम लेवल एट स्ट्रेट ट्रैक। जो भी रेल होगी वो सेम लेवल पे होनी चाहिए स्ट्रेट ट्रैक में। ऑन कर्व प्रॉपर सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द आउटर रेल। जब कर्व आता है तो आप प्रॉपर सुपर एलिवेशन उस रेल में प्रोवाइड करेंगे, आउटर रेल और इनर रेल में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रैक शुड हैव इनफ लैटरल स्ट्रेंथ। ट्रैक की लैटरल स्ट्रेंथ इनफ होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए। ट्रैक मस्ट हैव सर्टन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी। उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए। रेडियस एंड सुपर एलिवेशन प्रोवाइड ऑन कर्व शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइंस। जो भी आप कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो भी रेडियस होता है उसका और सुपर एलिवेशन होता है वो एकदम प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, नहीं तो ओवर टर्निंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑल जॉइंट्स, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइन। जितने भी जॉइंट्स, पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होती है वो भी प्रॉपरली डिज़ाइन होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम शुड बी परफेक्ट। ड्रेनेज सिस्टम भी परफेक्ट होना चाहिए। इट शुड हैव एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ ईजी रिन्यूअल एंड रिपेयर। जो भी चीज़ कुछ ख़राब हो जाए तो उसको अपन ईजीली रिन्यू कर सकें या फिर रिपेयर कर सकें, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ ट्रैक, रेल्स, फिटिंग, स्लीपर, बलास्ट मस्ट फुली सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट फॉर ईच दे आर प्रोवाइडेड। जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, कंपोनेंट्स जैसे कि रेल हो गया, स्लीपर हो गया, बलास्ट हो गया, ये खुद की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जा कर के वो परमानेंट वे की आइडल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगी। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन इंडिया, ब्रॉड गेज प्रिफर्ड। ये चीज़ याद रखिएगा, जो 3 तरीके की गेज होती है, एक होता है नैरो गेज, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीडियम गेज और एक होता है नैरो गेज। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया जाता है इम्पॉर्टेंट गेज कहलाता है आपका ब्रॉड गेज। गेज शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल इन अ कंट्री। कोशिश करना चाहिए कि पूरी कंट्री में एक ही गेज जो आप यूज़ कर रहे हो वही गेज चारों जगह पे फैली हुई होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी चाहिए। एंड because transshipping passenger and goods for vehicle of one gauge to another is a cumbersome task। ये कई बार प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर सकता है, एक पैसेंजर और गुड्स को एक गेज से दूसरे गेज में ट्रांसफ़र कराना या ट्रैक चेंज करवाना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लोड ट्रांसफ़र ऑन अ रेलवे ट्रैक।
रेलवे ट्रैक में लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है वो देखेंगे। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ permanent way are P way means permanent way. All the components of permanent way are required to transmit the rolling load to the subgrade while maintaining the proper position. हमको कोशिश करना है कि जितना भी लोड परमानेंट वे पे आ रहा है उस पे जो भी कंपोनेंट्स फिक्स्ड हैं वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे फिक्स होना चाहिए। जब उस पे लोड आ रहा है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उनके पोजीशन पे। रेल एक्ट एज गिर्डर टू ट्रांसमिट व्हील लोड टू द स्लीपर। जो रेल्स होता है उसके ऊपर पे व्हीकल्स की व्हील्स होती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रेल एक तरीके के गिर्डर जो गिर्डर होता है उसके तरीके से बिहेव कर रहा है और वो व्हील लोड को स्लीपर तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। स्लीपर होल्ड्स द रेल इन करेक्ट अलाइनमेंट एंड ट्रांसमिट द लोड टू बलास्ट। स्लीपर का काम होता है वो रेल्स को एक प्रॉपरली रेल्स को करेक्ट अलाइनमेंट में फिक्स करके रखता है और जो भी लोड रेल स्लीपर्स को प्रोवाइड करता है वो बलास्ट तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्लीपर हेल्प करता है। बलास्ट डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर द फॉर्मेशन नोन एज सबग्रेड फाइनली टू नेचुरल सॉइल ऑन ग्राउंड। तो जो लोड बलास्ट तक आता है वो जो नेचुरल ग्राउंड होता है या सबग्रेड होता है उस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेल्स होती हैं, रेल्स व्हील की लोड्स रेल में आता है, रेल की लोड्स स्लीपर पे आता है, स्लीपर का लोड्स बलास्ट में आता है और बलास्ट का सबग्रेड या फिर नेचुरल सॉइल तक के चला जाता है। गेज ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक में जैसे इसके पहले हमने डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर पे, अभी यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। द गेज ऑफ रेलवे ट्रैक इज़ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग गेज फेस ऑफ द टू रेल्स। और रनिंग फेस मतलब क्या होता है, इनर फेस ऑफ द रेल्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो गेज होता है, गेज क्या होता है, दो रेल्स के जो इनर फेस होता है इनके बीच का डिस्टेंस, दो रेल्स के इनर फेस के बीच का डिस्टेंस हम बोल सकते हैं वो कहलाता है आपका गेज ऑफ ट्रैक। इंडिया में 3 तरीके के गेजेस यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रॉड गेज, सेकेंड वन इज़ मीटर गेज एंड थर्ड वन इज़ नैरो गेज। इनको डिफ़ाइन किया गया है इनके इनर फेस के डिस्टेंस पर। तो जो ब्रॉड गेज होता है उसका डिस्टेंस होता है 1676 mm और 5 फीट 6 इंच। सेम एज मीटर गेज का होता है 1000 mm और 3 फीट 3.375 इंच। अब इसका नाम मीटर गेज इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो इनर फेस का डिस्टेंस होता है वो होता है 1000 mm मतलब 1 मीटर, इसलिए उसका नाम रखा गया है मीटर गेज। नैरो गेज का डिस्टेंस होता है 762 mm मतलब 2 फीट 6 इंच, जिसको हम इन अ राउंड फिगर बोल सकते हैं 2 फीट 6 इंच होगा। और नैरो गेज का दूसरा पार्ट होता है 610, मतलब 2 तरीके के नैरो गेज होता है। एक का डिस्टेंस होता है 762 mm का और दूसरा होता है 610 mm का। ठीक है, तो इसको हम 2 फीट भी बोल सकते हैं। अ लार्जर गेज हैज़ द एडवांटेज टू ग्रेटर ट्रैफिक कैपेसिटी, स्पीड एंड सेफ्टी, हाउएवर इट्स रिक्वायर्ड फ्लैटर ग्रेडियंट एंड कर्व्स। जो लार्जर गेज होता है उसका एडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा ट्रैफिक और कैपेसिटी और स्पीड और सेफ्टी को कैरी करता है, बट उसको फ्लैटर ग्रेडियंट में ही ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। कर्व्स के लिए हमें नैरो गेज की यूज़ किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है इसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर पर डिस्कस किया है, किसी को जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर वीडियोस को जा कर के देख सकते हैं। नोट में हम बताते हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ पे नैरो गेज जो था वो 2 साइज़ में डिफाइन था। तो एक था 762 mm का और एक 610 mm का। तो जो 610 mm था इसे हम फीडर ट्रैक भी कहते हैं, फीडर ट्रैक गेज। ये क्या होता है, स्मॉल लेंथ का होता है, स्टैंडर्ड गेज होता है जिसका लेंथ मान सकते हैं, लंबाई उसकी होती है
35 mm की, और जिसको यूज़ किया जाता है इंडिया में इंडिविजुअल किसी प्रोजेक्ट या फिर शॉर्ट लाइन लेंथ का जो फैक्ट्री होता है वहाँ तक यदि हमको प्रोवाइड करना है कोई सामान को, तो हम इसको यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम बोल सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में इसको यूज़ किया गया है। अब ये है ट्रैक्स के साइजेस। आपको हमारे चैनल में स्टडी मटेरियल्स जितने भी हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टडी वीडियोस, इसके पूरे लेक्चर आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में ये सारे नोट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप उसे क्लिक करके हमारे चैनल से ज्वाइन हो करके ये सारी नोट्स को भी लेक्चर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। ये है हमारा क्रॉस सेक्शन ब्रॉड गेज का कटिंग फॉर डबल लाइन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। तो यहाँ पे आप इतने पोर्शन को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये कैसा हो गया है, सिंगल लाइन हो गया। तो पहले हम सिंगल लाइन की बात करते हैं, फिर उसके बाद में डबल लाइन के डिस्टेंस या फिर मेज़रमेंट की बात करेंगे। हमारे रेलवे ट्रैक में जो हर एक पोजीशन पार्ट्स होते हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड रहती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा दो रेल्स हैं, तो ब्रॉड गेज है तो दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस कितना प्रोवाइड किया गया है, 1.7 मीटर। और दोनों स्लीपर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.7 मीटर। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये क्या डला हुआ है, ये डला हुआ है बलास्ट। तो बलास्ट का जो फर्स्ट पोजीशन है उनका डिस्टेंस कहलाएगा 3.4 मीटर का, और उसका जो कि सब ग्रेड या सब बेस से जुड़ा हुआ है उसका डिस्टेंस होता है 3.9 मीटर का। ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस, ये है आपका सिंगल ट्रैक का, सिंगल लाइन का। यही चीज़ आप दोनों लाइन में, मतलब 2 लाइन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सिंगल यदि प्रोवाइड करना है, सिंगल ट्रैक प्रोवाइड करना है तो ये डिस्टेंस में प्रोवाइड करेंगे, और डबल ट्रैक प्रोवाइड करना है तो आप देखिए कि दोनों ट्रैक का जो सेंटर लाइन होगा उनके बीच का डिस्टेंस होगा 4.3 मीटर का। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो एक ट्रैक होता है इसको बोल सकते हैं अपन टर्फ्ड। तो इनका जो लास्ट पोजीशन होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है, उनके बीच का डिस्टेंस है 10.2 मीटर का। उसके बाद में यहाँ पे थोड़े से ट्रेंचेस बने हुए हैं नीचे की तरफ में, और उसके बाद यहाँ से लेवलिंग को ऊपर किया गया है। तो ये जो ट्रेंचेस का लास्ट पोर्शन है, जहाँ से आपने जहाँ से हम हाइट दे रहे हैं, एलिवेशन प्रोवाइड करें, तो उनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है 12.5 मीटर का। ये लेंथ ऊपर आने पर जो डिस्टेंस प्रोवाइड करना है वो कहलाएगा आपका 12.5 मीटर प्लस डेप्थ ऑफ कटिंग। अब डेप्थ ऑफ कटिंग कितनी प्रोवाइड किए हैं वो अलग अलग होती है, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं होती है। डेप्थ ऑफ कटिंग आप अपने हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ का डेप्थ ऑफ कटिंग अलग होता है, यहाँ की डेप्थ ऑफ कटिंग अलग है, तो इसीलिए उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 12.5 मीटर प्लस डेप्थ ऑफ कटिंग। ठीक है, सो ये डिस्टेंस हो गया। अब जैसे कि ये थोड़े से डिस्टेंस में उसका हाइट आ गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉइल बैंक बनाया गया है। तो ये स्पॉइल बैंक जो है इसका कोई भी साइज़ हो सकता है, बट यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से एंडिंग, स्पॉइल बैंक की एंडिंग, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 3.6 मीटर का, और स्पॉइल बैंक का हाइट होता है 1.3 मीटर का। सेम ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रेनेज ट्रेंच बनाया गया है, जिसका ये इस शेप पे होता है। तो इतना डिस्टेंस होता है 0.9 मीटर का, और ये जो डिस्टेंस होता है हॉपर साइज़ में जो अपर का होता है वो होता है 1.8, जस्ट डबल आप बोल सकते हैं। और ये डिस्टेंस 5.5 मीटर अवे होता है आपकी कटिंग से।
तो आप बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग होता है पूरे ट्रैक का, वो डिस्टेंस होता है 12.6 प्लस 3 इंटू डेप्थ ऑफ कटिंग प्लस स्पॉइल बैंक। इसे हम कहते हैं परमानेंट लेंथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि आपका जो सिंगल ट्रैक है उसमें थोड़ा सा कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, एलिवेशन या उसमें थोड़ा सा हम ट्रैक को क्या कर रहे हैं, कर्व ट्रैक है ना। कर्व ट्रैक मतलब स्ट्रेट ट्रैक है तो हम अपने ट्रैक को लेवल प्रोवाइड करेंगे। बट जब इस तरीके से कर्व आ जाए तो कर्व आने पर जैसे कि हमारा जो भी व्हीकल होता है वो कैसा हो जाता है, सीधे ना चलते हुए वो थोड़ा कैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए हम अपने कर्व ट्रैक में सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन मतलब वन साइड से उसको अप करना, साइड को अप करना, जो भी आउटर रेल हो या इनर रेल हो। यदि आप राइट टर्न लेंगे तो आपका उस साइड का जो रेल होगा वह आउटर रेल कहलाएगा, तो उसे अप करना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके के लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो जो आपका इस साइड का ट्रैक या रेल्स होगा उसे आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें एक्ट होता है, इसीलिए उसमें ओवर टर्निंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए हमको एक रेल को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका बलास्ट। ठीक है, तो एक साइड में बलास्ट को ऊंचा किया गया है, एक साइड से नीचा किया गया है, तो दोनों रेल्स का आप देख सकते हो लेवल क्या हो गया है, ऊपर और नीचे हो गया। तो इनके इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन। और इनके बीच का जो गेज कहलाता है वो कहलाता है आपका स्लैक गेज। इस स्लैक गेज में आप देख सकते हैं नीचे पे बलास्ट में दो इंडिकेटर फिक्स हैं। इस इंडिकेटर को हम कहते हैं क्रिप इंडिकेटर। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्रिप इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है। बस अभी जान लीजिए कि ये क्रिप इंडिकेटर है। इसके बाजू में जो इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है इसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन इंडिकेटर। उसके लास्ट में जो प्रोवाइड किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट इंडिकेटर। इस सब का पर्पस हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाजू में एक ड्रेन बनाया गया है जिसे हम साइड ड्रेन कहते हैं। हाइट प्रोवाइड करके जो ऊपर पे ड्रेन बनाया गया है उसे हम बर्न कहते हैं। सेम एज दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं एक आरसी स्लैब फॉर ट्रॉली, जो भी आप ट्रॉली प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आपको वहाँ पे आरसी स्लैब प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ट्रॉली रीयूज़ दिया गया है। ऊपर पे कैच वाटर ड्रेन प्रोवाइड किया गया, जो भी यहाँ से पानी आएगा तो वो ट्रैक में डायरेक्टली ना आते हुए इस ड्रेन में आकर के ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये है आपका अरेंजमेंट सुपर एलिवेशन ट्रैक का। सेम एज आप देख सकते हैं वो सिंगल लाइन के लिए था, ये डबल लाइन के लिए है। दो रेल्स प्रोवाइड किया गया है, दोनों में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है। दोनों रेल के डिस्टेंस को हम सुपर एलिवेशन कहते हैं। दोनों रेल्स के बीच के डिस्टेंस को हम स्लैक गेज कहते हैं। ये हम इसके पहले पढ़ लिए हैं। ये सब आपका बलास्ट कुशन कहलाता है। बलास्ट कुशन मतलब जो स्लीपर रखे हुए हों उनके नीचे के जो बलास्ट होते हैं उसे हम बलास्ट कुशन कहते हैं, क्योंकि वो स्लीपर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर रेस्ट होता है। दोनों ब्रॉड गेज दोनों रेलवे ट्रैक के बीच के डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पेसिंग प्लस एक्स्ट्रा क्लियरेंस फॉर कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस भी कोई फिक्स्ड नहीं है, वो डिज़ाइनिंग में पता चलती है। इस तरीके का बर्न बनाया जाता है। बर्न बनाने के बाद दोनों साइड में कैच वाटर ड्रेनेज प्रोवाइड किया जाता है और ये पूरा डिस्टेंस हमारा कहलाता है फॉर्मेशन। ये है आपका साइड ड्रेन। अब इस तरीके का आपने ज़रूर देखा होगा, ये होता है क्रॉस सेक्शन ब्रॉड गेज का डबल लाइन विथ इलेक्ट्रिक ट्रांसेक्शन। तो ये आजकल इलेक्ट्रिक ट्रांसेक्शन बहुत प्रोवाइड किया जाता है। आप जब साइट में जाएंगे तो आप इस तरीके का कुछ ट्रस बना हुआ देखेंगे और उसके नीचे से ट्रेन ट्रैवल करती है। तो ये आपका डबल लाइन का शो किया गया है। डबल लाइन में इसका डिस्टेंस है, ये जो आप साइड में स्लोप प्रोवाइड करते हैं सब ग्रेड का, वो होता है 2:1 का। ये दो बलास्ट हैं, बलास्ट रखे हुए हैं, उसके ऊपर स्लीपर है, उसके ऊपर रेल है। स्लीपर के नीचे के पोर्शन को इसके पहले मैंने आपको बताया बलास्ट कुशन कहते हैं। ओके, और स्लीपर से लेकर रेल का जो टॉप हाइट होता है वो होता है 0.3 मीटर का।
दो रेलवे ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है 0.75 मीटर का। उसके बाद ये जो रेल का ऊपर की हाइट होती है उसको हम कहते हैं रेल लेवल। वन ट्रस से लेकर के फर्स्ट जो ट्रैक है उसके सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस कहलाता है 3.12 मीटर का। सेम एज दोनों ट्रैक के सेंटर लाइन का डिस्टेंस होता है 4.35 मीटर का, और जो अपोजिट इन डायरेक्शन आप उस साइड देखेंगे वो भी कहलाता है 3.12 मीटर का। और ये जो सेंटर लाइन होती है ट्रैक की वो ऊपर की तरफ जाती है, और वो ट्रस में जा कर के आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, जिसको हम कैटेनरी कॉन्टैक्ट हम बोलते हैं। और जो रेल लेवल्स होता है, रेल लेवल से लेकर ऊपर जो ट्रसेस फिटेड होते हैं उनका डिस्टेंस होता है 6.78 मीटर का। और ये जो ट्रस लगा हुआ होता है इसे हम कहते हैं ट्रैक स्ट्रक्चर, जिसको अपन पोर्टेबल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोनिंग ऑफ व्हील। अब कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है? द ट्रेड और रिम of railway vehicles are not made flat but are sloped, and this sloping surface along the circumference forms part of a cone with a slope about 1/20. This is known as coning of wheel. इन शॉर्ट जो हमारा रेलवे व्हीकल्स होता है उसके जो व्हील्स होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रेट नहीं बने हुए होते हैं। ये कैसे? इनका जो साइड पोर्शन होता है वो थोड़ा सा कोन या फ्रस्टम ऑफ कोन आप कह सकते हैं, ये कोनिकल शेप पे होते हैं, स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो स्लोप होता है 1/20 का। आगे डायग्राम में और क्लियरिफाई हो जाएगा ये चीज़। तो उसे हम कहते हैं जो कि फ्लैट व्हील ना देते हुए इस तरीके का स्लोप प्रोवाइड करते हैं व्हील में, वो कहलाता है कोनिंग ऑफ व्हील। ऑन स्ट्रेट एंड लेवल ट्रैक द व्हील रिमेन सेंट्रल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रेड्स ऑफ बोथ व्हील आर इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेट लेवल ट्रैक होता है उस पे जो व्हील होती है उसका सेंट्रल और सर्कमफेरेंस दोनों व्हील का कैसा होता है? इक्वल होता है, ठीक है, लेवल ट्रैक में। और ऑन द दोनों जो रेल्स, जो दोनों व्हील होता है उनका सेंट्रल, या फिर आप बोल सकते हैं दोनों का सेंट्रल और सर्कमफेरेंस दोनों व्हील का क्या होता है? इक्वल होता है। बट on the level track our axle move towards on rail, the diameter of wheel tread over the rail increase while it decrease over the other rail. This presents the further movement of axle retread back to original position while equal diameter and equal pressure on both rail. इन शॉर्ट जो लेवल ट्रैक होता है उसका जब एक्सेली मूवमेंट होता है, रेलवे ट्रैक में व्हील का जब एक्सेली मूवमेंट होता है तो जो वन रेल होता है उसका यदि सर्कमफेरेंस बढ़ने लगे तो दूसरे व्हील का सर्कमफेरेंस क्या होने लगता है? घटने लगता है। उसके बाद आगे चलकर इसका घटने लगता है और इसका बढ़ने लगता है। तो ये सर्कमफेरेंस कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, बट इन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक जो बाद में जो प्रेशर होता है और जो डायमीटर होता है वो दोनों रेल का इक्वल हो जाता है। कौन सी कंडीशन में? लेवल ट्रैक में। बट ऑन कर्व ट्रैक आउटर व्हील हैज़ टू ट्रैवल ग्रेटर लेंथ देन द इनर व्हील। जैसे मैंने आपको बताया जब कर्व सरफेस होता है तो उस सरफेस में जो आपका आउटर रेल होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा सर्कमफेरेंस ट्रैवल करेगा इनर व्हील के कंपेयर पे, ठीक है। लेवल ट्रैक में बोथ आर इक्वल, बट कर्व में आउटर रेल ज़्यादा होगा इनर व्हील के कंपेयर पे। व्हीकल ऑन अ कर्व हैज़ द टेंडेंसी टू मूव sideway towards the outer rail, so the circumference of the tread on the outer rail towards inner edge of the wheel become greater than that of inner rail. This help outer rail to cover a greater distance than the inner rail. तो हम बता सकते हैं कि जब कोई व्हील
कर्व सरफेस पे मूव करती है, कर्व ट्रैक में मूव करती है, तो जो उसका आउटर रेल होता है उसके चांसेस होते हैं क्या होने के लिए, वो साइड वेव पे, आउटर रेल के साइड वेव पर मूव होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसे मैनेज किया जाता है रेलवे ट्रैक पे। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कोनिसिटी ऑफ व्हीकल इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन व्हील ट्रेड एंड हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ द रेल। तो हम बोल सकते हैं कि जो व्हील ट्रेड होता है, ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो और हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ एक्सल, इनके बीच इसके इक्वल टू होता है आपका कोनिसिटी ऑफ व्हील। डायग्राम से आगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये होता है आपका कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील दो अलग अलग पार्ट है। ये पार्ट है आपका स्ट्रेट ट्रैक का, स्ट्रेट मतलब सीधा जा रहा है जो, और ये पार्ट है आपका राइट कर्व का। अब देखिए कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है। ये है आपका व्हील, तो ये स्ट्रेट ना होते हुए कुछ क्या कर रहा है, साइड से स्लोप प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके से कोन बना रहा है ना। तो आप देख सकते हैं ये है ना। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो स्लोप होता है, इसे ही हम कहते हैं, दोनों साइड पे होता है, इसे ही हम कहते हैं कोनिंग ऑफ व्हील। और ये जो पोर्शन जो स्ट्रेट होता है, जो कि दूसरे साइड उसको फिसलने से रोकता है, ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं फ्लेंज। ठीक है, ये दोनों को जोड़कर रखने वाले एक्सिस को बोलते हैं हम एक्सल। जिसके ऊपर पे व्हील ट्रैवल करती है इसे हम कहते हैं रेल। और रेल किसके ऊपर पे फिटेड होता है, स्लीपर के। अब यहाँ पे देखिए, स्ट्रेट ट्रैक में हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो व्हील की सेंटरली होता है और प्लेस्ड ऑन रेल। तो आप देखिए, जब स्ट्रेट ट्रैक होगा तो दोनों व्हील क्या होंगे, सेंट्रली प्लेस्ड होंगे, वो एक ही डिस्टेंस में दोनों क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। बट राइट कर्व, जैसे अभी यहाँ पे कर्व सरफेस बोला तो हमने राइट कर्व अज्यूम करें, तो आपका व्हील यहाँ से यहाँ ट्रैवल होकर के जा रहा है। तो इस कंडीशन पे ये तो आपके पूरे व्हील सीट हो गई, ठीक है, ये तो हमने आगे डिस्कस कर लिया, ये हमारा एक्सेल हो गया, है ना। तो इस पे कॉन्सेप्ट क्या चेंज हो जाता है, इस पे कॉन्सेप्ट ये चेंज हो जाता है कि जो लार्जर डायमीटर होता है कोन ऑफ आउटसाइड रेल पे आता है, और स्मॉलर डायमीटर कोन ऑफ इनसाइड रेल पे आता है। यदि आप राइट कर्व कर रहे हो तो राइट कर्व में ये आउटर रेल हो जाएगा, ये इनर रेल हो जाएगा, और आउटर रेल में लार्ज डायमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और इनर रेल में स्मॉल। और यही चीज़ जब उल्टी हो जाए, मानकर चलिए आप लेफ़्ट कर्व पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये आपका आउटर हो जाएगा, ये आपका इनर हो जाएगा, और उस कंडीशन में दोनों चीज़ बदल जाएगी। आउटर रेल में लार्ज डायमीटर आ जाएगा और इनर रेल में स्मॉल डायमीटर या स्मॉलर डायमीटर कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील। एडवांटेज ये है कि इट हेल्प्स व्हीकल टू नेगोशिएट कर्व स्मूथली, कर्व में स्मूथली नेगोशिएट काम करने के लिए हेल्प करता है। टू कीप द ट्रेन जस्ट इन अ सेंट्रल पोजीशन इन अ लेवल ट्रैक, व्हीकल को सेंट्रल पोजीशन पे लेवल करने के लिए, लेवल ट्रैक में पोजीशन में करने के लिए ट्रेन की हेल्प करता है। टू प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑफ एक्सल विद द व्हील्स, ये प्रोवाइड करता है पॉसिबिलिटी लैटरल मूवमेंट के लिए, एक्सल को प्रोवाइड करता है। टू प्रिवेंट व्हील्स फॉर स्लिपिंग टू सम एक्सटेंट, ये प्रिवेंट करता है व्हील को स्लिप होने से। इट रिड्यूस वियर एंड टियर ऑफ द व्हील फ्लैंज, आपके व्हील फ्लैंज के टूट फूट से उसको बचाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज है द प्रेशर ऑफ अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ force near the inner edge of the rail has a tendency to wear the rail quickly। जब किसी हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे प्रेशर आ जाए तो उसमें इतना टेंडेंसी होती है कि वो रेल के इनर एज को क्या कर सकता है, तुरंत तोड़ सकता है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स टेंड्स टू टर्न द रेल टूवर्ड्स एंड हैंस द गेज इज वाइडेंड सम टाइम। कई बार ऐसा होता है कि वो जब रेलवे ट्रैक उसमें चलता है तो वो हॉरिजेंटली उसमें फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो गेज होता है वो डिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो
तो ये गेज का डिस्टेंस चेंज होने में कई बार काम करता है। इफ़ नो बेस प्लेट आर प्रोवाइड स्लीपर अंडर द आउटर एज ऑफ द रेल में गेट डैमेज। इफ़ कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपरली मेंटेनेंस ना हो पाए, तो उस कंडीशन पे यदि आपका बेस प्लेट प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो जो स्लीपर होती है वो अंडर द आउटर एज ऑफ द रेल्स मे बी डैमेज, मतलब आउटर रेल्स में जो भी स्लीपर नीचे लगी हुई होती है उसको डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडजनिंग ऑफ स्लीपर। एक सेकेंड, पहले काउंटिंग ऑफ रेल्स पढ़ेंगे, तब जाकर आपको एडजनिंग ऑफ स्लीपर समझेगा। तो आप देखते हैं काउंटिंग ऑफ रेल्स क्या होता है। काउंटिंग ऑफ रेल्स मतलब इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेज ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील, counting of rail is done, which means that rails are not laid flat but are tilted inwards। देखिए, जो भी डिसएडवांटेज कोनिंग ऑफ व्हील से हो रहे थे उसको कम करने के लिए हमको रेल की काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये है, देखो कोनिंग ऑफ व्हील क्या था कि व्हील को स्लोप प्रोवाइड करना, ये था हमारा कोनिंग ऑफ व्हील। अब काउंटिंग ऑफ रेल मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे रेल्स को फ्लैट प्रोवाइड ना करते हुए उसको भी हम क्या करेंगे, स्लोप प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो स्लोप हम रेल्स में प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं काउंटिंग ऑफ रेल्स। दिस रिड्यूस वियर ऑन द रेल्स एज वेल एज ऑन द ट्रेड ऑफ द व्हील। तो ये क्या करता है, ये टूट फूट रेल की भी बचाता है और साथ ही साथ व्हील्स को भी बचाता है। द स्लोप ऑफ द बेस प्लेट इज़ 1/20 विच इज़ ऑल्सो स्लोप ऑफ द व्हील ऑफ फ्लेंज। तो इसके पहले हमने पढ़े थे कि जो फ्लेंज था उसका जो स्लोप बना था वो भी 1/20 था, और हमारा जो रेल प्रोवाइड कर रहे हम वो भी स्लोप प्रोवाइड कर रहा है 1/20। अब ये जो टिल्टिंग होता है वो दो तरीके से होता है रेल की। पहला होता है एडजिंग ऑफ स्लीपर और दूसरा होता है यूज़ ऑफ कैंटेड बेस प्लेट। अब हम देखते हैं कि ये एडजिंग ऑफ स्लीपर क्या होता है। एडजिंग ऑफ स्लीपर में a groove having angle of 1/20 is being cut on the top of the sleeper. The rail is being seated into this groove in such a manner that it remains fixed in this location। इसमें क्या होता है कि ये जो स्लीपर होता है इस स्लीपर को कट कर दिया जाता है, कौन से एंगल से, 1/20 के एंगल से कट कर दिया जाता है, और इसको कटिंग करने के बाद उसमें रेल को फिट कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये स्लीपर है, ये स्लीपर को इस तरीके से ग्रूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, कौन से एंगल पे, 1:20 पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेढ़ा काट दिया गया है। जब टेढ़ा काट दिया गया है तो इसके ऊपर जब आप रेल को फिट करोगे वो ऑटोमेटिकली स्लोप प्रोवाइड कर देगी 1/20 का। सो ये जो स्लीपर पे आप कटिंग करके रेल फिट करोगे और कैंटिंग ऑफ रेल करोगे वो कहलाता है आपका एडजिंग ऑफ स्लीपर। दिस शॉर्ट ऑफ एंगल मेकिंग इन स्लीपर सो एज टू सीट द रेल नोन एज एडजिंग ऑफ स्लीपर। अब इसमें क्या करते हैं, रेल को स्लीपर के ऊपर पे फिक्स किया जाता है, रेल को कटिंग किया जाता है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है एडजिंग ऑफ स्लीपर। सो थैंक यू। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका टॉपिक है रेल। अभी नेक्स्ट लेक्चर पे हम रेल पे डिस्कस करेंगे। सो आपको यदि मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, आप टेलीग्राम लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन करके सारे नोट्स को रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।